प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के लिए जो व्याख्यान माला आधुनिक काल को लेकर के चल रही है, उसमें द्विवेदी युग को लेकर के चौथा व्याख्यान है। इससे पूर्व द्विवेदी युग पर 3 व्याख्यान हो चुके हैं और तीसरा जो व्याख्यान था वो द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियों को लेकर के था, जिसमें हम 3 काव्य प्रवृत्तियों का पिछले व्याख्यान में अध्ययन कर चुके हैं। पहली राष्ट्रीयता, दूसरी और तीसरी नीति और आदर्श। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका जो सिलेबस है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इन दोनों का नाम राष्ट्रवादी काव्यधारा लिख रखा है। उसके बाद छायावाद आता है। तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ये दोनों राष्ट्रवादी काव्यधाराएं थी, क्योंकि इनमें इनकी जो दोनों की जो मुख्य प्रवृत्ति है वो राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता पर काव्य जो है वो भारतेंदु युग में भी लिखा गया और द्विवेदी युग में तो राष्ट्रीयता और अपने प्रचंड रूप में सामने आई। इसलिए इन दोनों काव्यधाराओं को समेकित रूप से राष्ट्रवादी काव्यधारा भी कुछ आलोचक कहते हैं और वो ठीक भी है। अब हम इस व्याख्यान में द्विवेदी युग की जो 3 प्रवृत्तियां पूर्व पढ़ चुके हैं, उससे आगे इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। तो चौथी प्रवृत्ति जो द्विवेदी युग की है वह है सामान्य मानवता। सामान्य मानवता का तात्पर्य यह है कि द्विवेदी युग से पूर्व यानी आधुनिक हिंदी साहित्य से पूर्व भक्ति काल और विशेषकर रीति काल में जो कविता थी वो या तो ईश्वर पर लिखी गई या राजाओं पर लिखी गई या सामंतों पर लिखी गई। लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते कवि सामान्य मानव जो है वो कविता का विषय हो गया और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सामान्य मानव को साहित्य के अंदर वो गौरव प्रदान किया जो भक्ति काल में ईश्वर को था और रीति काल में नायिका भेद को था। द्विवेदी युगीन काव्य में सामान्य मानव के सुख दुख और उसकी परिस्थितियों का बड़ा मार्मिक वर्णन करके इन कवियों ने साहित्य को समाज से जोड़ा। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक कविता है सरगो नर्क ठिकाना नहीं। सरगो नर्क ठिकाना नहीं, इस कविता में कल्लू अहलैत नामक एक सामान्य व्यक्ति है जो इस कविता का पात्र है। इसी तरह से इस युग के कवियों ने दीनहीन कृषक और विधवाओं को या विधवाओं की दुर्दशाओं को अपने काव्य का विषय बनाया और उस पर बहुत ही मार्मिक कविताएं लिखी। जैसे मैथिली शरणगुप्त ने किसान लिख करके कृषक वर्ग के जीवन की, उनके सुख दुख का, उनकी परेशानियों का इसमें चित्रण किया। उसी तरह सियाराम शरणगुप्त ने अनाथ लिख करके बिल्कुल निहायत गरीब और दीनहीन लोगों के बारे में चित्रण किया। इसी तरह तीसरी कृति है गर्भरंडा रहस्य, जिसके लेखक हैं नाथूराम शर्मा शंकर, जिनका पूर्व में मैं नाम बता चुका हूं। नाथूराम शर्मा शंकर ने गर्भवती में उन बाल विधवाओं का बड़ा मार्मिक चित्रण किया जो जन्म से पूर्व ही विधवा हो जाती हैं। नाथूराम शर्मा शंकर पर आर्य समाज का बहुत ज्यादा प्रभाव था। इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने इस तरह का काव्य लिखा। तो सारांश रूप में कह सकते हैं कि द्विवेदी युग तक आते आते साहित्य का, कविता का जो मुख्य विषय था वो राजा, सामंत और ईश्वर को छोड़ करके सामान्य मानव हो गया और ये द्विवेदी युग की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके बाद आती है पांचवी विशेषता और वह है हास्य व्यंग। इससे पूर्व का जो युग था भारतेंदु युग, उसमें हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं बहुत ज्यादा मात्रा में लिखी गई। द्विवेदी युग में भी हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं लिखी गई, लेकिन भारतेंदु युग जैसी नहीं। कि कविताओं में जैसे जिंदादिली और फक्कड़पन था वो द्विवेदी युग की कविताओं में नहीं था और उसका कारण था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निर्देशन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही संयत और मर्यादित भाषा में इस तरह की हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं लिखने के लिए कवियों को प्रेरित किया। द्विवेदी युग अत्यंत आदर्शवादी और नीतिपरक काव्य था, इसलिए यहाँ का हास्य इस
कविता का जो हास्य व्यंग्यात्मक है वो भी संयत और मर्यादित है। बाल मुकुंद गुप्त एक साहित्यकार, एक कवि हैं इस युग के, जो सबसे सशक्त व्यंग्यकार है। उन्होंने वायसराय कर्जन को लेकर के बहुत ही हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं लिखी। कर्जन ने एक बार भारतीयों को झूठा कहा था, इसी कारण इसके ऊपर उन्होंने कर्जनाना नामक कविता लिखी और कर्जन को यह जवाब दिया। उसकी कुछ पंक्तियां हैं हास्य व्यंग्यात्मक जो मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं कर्जन के ऊपर, हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। सच है सब देश की चीज, तुमको उसकी कहां तमीज। औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डींग उड़ाना, यही पक्का सच्चापन है। सच कहना तो कच्चापन है। ये बाल मुकुंद गुप्त की रचना है जिसमें उन्होंने कर्जन पर करारा व्यंग्य किया है। इसी तरह नाथूराम शर्मा शंकर ने गर्भनंडा रेस लिख करके बाल विधवाओं का चित्रण किया, और ईश्वरी प्रसाद शर्मा और जगन्नाथ चतुर्वेदी भी दो अन्य ऐसे नाम हैं जिन्होंने तत्कालीन रूढ़ियों पर हास्य व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखी। इसके बाद इस युग की काव्य प्रवृत्तियों पर विचार करते हैं तो काव्य रूपों पर हम आते हैं। द्विवेदी युग में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ, अर्थात महाकाव्य भी इसमें लिखे गए, जैसे प्रिय प्रवास जो अरियोध जी ने लिखा, साकेत जो मैथिली शरणगुप्त ने लिखा, मुक्तक काव्य भी लिखे गए और प्रगीत भी इस युग लिखे गए। और सबसे ज्यादा जो लिखे गए काव्य रूप वो था खंड काव्य, जैसे रंग में भंग, जयद्रथ वध, मौर्य विजय। ये इस तरह के कुछ चर्चित खंड काव्य थे जिन्होंने हिंदी को अपनी लोकप्रियता की हद तक। इसके अतिरिक्त इस युग में पद्य कथाओं का भी रचना हुई, जिसमें बिकट भट्ट केशों की कथा और रुक्मिणी संदेश, ये तीन ऐसी रचनाओं का नाम उल्लेख में करना चाहूंगा जो काव्य रूप की दृष्टि से पद्य कथाओं में आते हैं और जिन्होंने के द्विवेदी युग को समृद्ध किया। इस दृष्टि से हम देखें तो द्विवेदी युग में सभी प्रकार के काव्य रूपों का प्रयोग किया गया। अगला सातवां जो प्रवृत्ति है या सातवीं जो विशेषता है, या शिल्प, भाषा और शिल्प की दृष्टि से देखें तो इस युग में जो परिवर्तन आया वो था भाषा परिवर्तन। ये पूर्व में बता चुका हूं कि भारतीय युग में गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई थी, लेकिन पद्य जो था वो ब्रज में ही लिखा जा रहा था, अर्थात भारतीय युगीन कवि ब्रज के मोह को छोड़ नहीं पाए थे। और द्विवेदी युग में ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि पद्य की भाषा जो है वो खड़ी बोली हिंदी हो गई। और इस खड़ी बोली हिंदी को काव्य के रूप में अपनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था, जो निर्देशन था, वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का था। यदि हम संपूर्ण द्विवेदी को देखते हैं और उनके काव्यों को पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है कि द्विवेदी युग में खड़ी बोली अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर, अव्यवस्थित से व्यवस्थित की ओर और अमार्दव से मार्दव की ओर बढ़ी। और मैथिली शरणगुप्त आदि कुछ कवि थे, उन्होंने उनकी लेखनी से कुछ ऐसे काव्य निकले जिन्होंने ब्रज भाषा के मोह को भंग कर दिया। एक नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगा, जयद्रथ वध रचित चरित मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखे गए जयद्रथ वध। जयद्रथ वध खंड काव्य ने ब्रज भाषा के मोह को भंग कर दिया और खड़ी बोली को साहित्यकारों के बीच में ठीक ढंग से सुव्यवस्थित कर दिया। इस दृष्टि से हम देखें तो द्विवेदी की हिंदी साहित्य को बहुत महत्वपूर्ण देन है कि उसने खड़ी बोली को काव्य का विषय बनाया। इस युग की अंतिम विशेषता जो शिल्प से ही संबंधित है वह है छंद वैविध्य। द्विवेदी युग में कवियों ने विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, जैसे उनका वर्ण विषय जो था वो बहुत विस्तृत था, किसी भी विषय पर कविता लिखी जा सकती थी केवल नायिका भेद को छोड़ करके। उसी तरह से इस युग के कवियों ने सभी प्रकार के
वर्णिक जिनको वर्णवृत्त कहते हैं और मात्रिक सभी प्रकार के छंदों और अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया। अलंकारों का सहज प्रयोग इनकी कविताओं में बहुत ज्यादा मिलता है। विशेषकर छंदों की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने अपने महाकाव्य प्रिय प्रवास में वर्णवृत्त छंदों का, जिसमें मालिनी है, रोला है, छप्पे है, कुंडलियां है, मंदाक्रांता है, इन और अन्य मात्रिक छंदों का भी खुल करके प्रयोग किया। मैथिली शरण गुप्त ने भी, सियाराम शरण गुप्त ने भी, सभी ने अपने काव्य में विविध प्रकार के छंदों का जो था प्रयोग इस युग के कवियों ने किया। इस प्रकार से उपर्युक्त 8 विशेषताएं जो हैं वो द्विवेदी की बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यदि हम इसका संपूर्ण द्विवेदी युग का मूल्यांकन करें तो हम ये कह सकते हैं कि द्विवेदी की कविता एक तरीके से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता है और इन कवियों ने कविता को संकीर्ण दायरे से उठाकर उसे राष्ट्र से जोड़ दिया। इस प्रकार के आदर्श को, इस प्रकार के चरित्रों को, जैसे साकेत के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने राम के चरित्र को और प्रिय प्रवास के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने राधा और कृष्ण के चरित्र को लोगों के सामने रख करके लोगों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और राष्ट्रीयता की भावना जगा करके विशेषकर मैथिली शरण गुप्त ने अपने भारत भारती नामक काव्य के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना जगा करके लोगों को आत्मोत्सर्ग और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया और एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन जो उस समय चल रहा था उसमें इस युग के साहित्यकारों का अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा योगदान था। इस युग के साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ करके सैकड़ों लोग राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ प्रेरित हुए और उन्होंने राष्ट्र के लिए लड़े और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग भी किया। भाषा की दृष्टि से देखें तो द्विवेदी का अत्यधिक महत्व है। जैसा कि पूर्व में बता चुका हूं कि इस युग में आकर के खड़ी बोली जो थी वो काव्य का विषय बन गई। इससे पूर्व ब्रज भाषा में ही काव्य और ब्रज के मोह को छोड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में इस युग के कवियों ने इस प्रकार का साहित्य लिखा और विशेषकर मैथिली शरण गुप्त ने इस प्रकार का साहित्य लिखा कि लोग खड़ी बोली को एक भाषा के रूप में स्वीकार करने लगे और ऐसा कैवद को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने खड़ी बोली हिंदी सीखी और जयद्रथ को पढ़ने के बाद एक भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई। इस प्रकार सारांश रूप में आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का द्वितीय उत्थान, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इसको द्वितीय उत्थान कहा है, जो राष्ट्रवादी काव्यधारा का दूसरा चरण, पहला चरण भारतेंदुक और दूसरा द्विवेदिक, इसने हिंदी को एक बहुत महत्वपूर्ण देन दी और हिंदी को बहुत आगे ये ले गए। ये इस युग की बहुत महत्वपूर्ण देन थी। आज का ये व्याख्यान जो है अब यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा चरण जो है छायावाद, वो हम अगले व्याख्यान में छायावाद के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।